हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स की। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से फोकस होगा लॉसेस के ऊपर। इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल की मशीन जितनी भी हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मशीन हो गया या कोई भी मशीन है, उसके अंदर जो होने वाले लॉसेस हैं उनके ऊपर हम इसमें चर्चा करेंगे। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ट्रांसफार्मर की तरफ रहेगा कि ट्रांसफार्मर में कौन से लॉसेज होते हैं और ये सब चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं, तो बेसिकली 4 पॉइंट हम लोग इस लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा। पहला, लॉसेस का मतलब क्या होता है ट्रांसफार्मर में या फिर किसी भी मशीन्स में, और कांस्टेंट और वेरिएबल लॉसेस क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये सब बातें जानेंगे। तीसरा पॉइंट कि रोटेटिंग मशीन जो होती है उसके अंदर लॉसेस क्यों ज़्यादा माने जाते हैं एज कंपेयर टू स्टैटिक मशीन जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया। और लास्ट पॉइंट की एफिशिएंसी कैसे लिंक है लॉसेस के साथ, मतलब लॉसेस और एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन है, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे लॉसेस की, ठीक, तो लॉसेस अगर क्या मतलब होता है इनका और क्यों इतना ये पॉपुलैरिटी रखते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉसेज जो होते हैं बेसिकली हुआ क्या कि आप कोई भी मशीन है आपकी, मैं ट्रांसफार्मर का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी तरीके की कोई भी आपकी मशीन है, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, कुछ पावर इनपुट देते हैं, इनपुट पावर, और कुछ हमें आउटपुट पावर मिलती है, पी आउटपुट। ठीक, तो जो डिफरेंस होता है यानी कि पी इनपुट और पी आउटपुट का जो डिफरेंस होता है वो हम लोग कहते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पी लॉसेस। समझ में आ गया? यानी कि तुमने अगर 100 रुपए दिए और तुम्हें 80 रुपए तुम्हारे पहुंचे, तो क्या हुआ, 20 रुपए जो कहाँ गए, लॉसेस में चले गए। बात समझ में आ रही? तो जो डिफरेंस होता है एक्चुअल में, अगर ब्रॉड डेफिनेशन की बात करी जाए, दुनिया में कभी भी अगर लॉसेस का नाम होगा या लॉसेस वर्ड का इस्तेमाल होगा तो उसका जो फॉर्मूला क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस, यानी कि जो तुमने पी इनपुट दिया माइनस पी आउटपुट, यानी कि आउटपुट में जो डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट में, डेट इज व्हाट वी कॉल लॉसेस। ये हमारा लॉसेस के टर्म्स में काउंट होता है। समझ में आ गई बात? ये ठीक है। तो हम लोग का जो ये जो चर्चा का आज विषय रहेगा वो हम लोग बात करेंगे कि लॉसेस कितने तरीके के होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉसेस का मतलब क्या होता है, कि एक्चुअल मीनिंग क्या है लॉसेस का। ठीक है, ओके, नाउ बात कर लेते हैं लॉसेस के टाइप्स की। तो अगर टाइप की बात करी जाए तो टाइप्स ऑफ लॉसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉसेस। तो अगर लॉसेस की बात की जाए तो बेसिकली दो तरीके के होते हैं लॉसेस। एक होते हैं आपके वेरिएबल लॉसेस, एक होते हैं वेरिएबल लॉसेस, और एक होते हैं वेरिएबल लॉसेस एंड द अदर वन इज द कांस्टेंट लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस पे बड़ा ध्यान से समझने वाला है। नाउ अगर कांस्टेंट लॉसेस का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो निरंतर होती रहे, वो डिपेंड ना करे किसी भी चीज पे। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, आप लोग पढ़ते होगे कांस्टेंट पढ़ते होगे, वेरिएबल पढ़ते होगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल वो क्वांटिटीज होती हैं जो समय के साथ जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जबकि कांस्टेंट वो क्वांटिटीज होती हैं जो समय के साथ एक सी रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे लिखा है 2x, तो x जो है ये क्या है, ये तुम्हारा वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है। यानी कि अगर तुम 10 मिनट बाद भी देखोगे तो x की तो वैल्यू चेंज हो सकती है, x में आप 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, लेकिन 2 जो है वो अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, मैंने आपको डेरिवेशन भी करवाया होगा डिफरेंट टाइप्स के, उसमें हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को देते हैं। फॉर एग्जांपल E इक्वल टू NP5Z/60A, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जिसमें 60 क्या है, एक वर्ड जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी भी नहीं चेंज होने वाला, 60 का 60 ही रहेगा। यानी कि अगर तुम 10 साल बाद भी पलट के देखोगे तो 60 का मतलब 60 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक, तो ये होते हैं कांस्टेंट, इसका मतलब होता है कांस्टेंट का टर्म का जो मतलब होता है। ठीक, वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसी चीजें, ऐसी क्वांटिटी जो क्या होती हैं, समय के साथ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो समय के साथ चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल स्पीड, भाई तुम बाइक चला रहे हो, बाइक तुम्हारी रुकी हुई है तो 0 पे स्पीड पे, बाइक जब तुम रेस चलाने लगोगे तो वो क्या होगा, सर्टेन स्पीड पे आ जाएगी। तो वेरिएबल लॉसेस मतलब ऐसे लॉसेस जो समय के साथ चेंज हो जाएंगे, और कांस्टेंट लॉसेस वो लॉसेस जो कि समय के साथ फिक्स रहेंगे। ठीक है, नाउ अगर आप बात कर लें, तो अगर आप मशीन की बात करते हो, ये तो हो गई ब्रॉड डेफिनेशन, ब्रॉड वैरायटी कर दी मैंने लॉसेस की। अगर हम बात करते हैं मशीन की, तो अगर आप कोई भी मशीन आपने बनाई है, ठीक है, ये कोई भी मशीन हो सकती है, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये मशीन जब आपने इसे डिजाइन करी, ठीक, और जब तुम इसे चला रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, ठीक, ऑपरेशन में क्या होता है, लोड, एक चीज होती है लोड। ठीक, तो अगर हम इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो तुम अच्छे से अच्छी मशीन को डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ कर सकते हो उसको डिज़ाइन करने में। आप एल्युमिनियम की जगह कॉपर वाइंडिंग यूज़ कर सकते हो, बहुत महंगा पेंट यूज़ कर सकते हो, बहुत महंगा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन लोड कभी भी आपके हाथ में नहीं है। यानी कि अगर एक इंजीनियर की बात करी जाए तो इंजीनियर्स के हाथ में लोड कभी भी नहीं होता, जबकि मशीन की जो डिज़ाइनिंग है, यानी कि डिज़ाइनिंग जो है,
डिजाइनिंग वो हमारे हाथ में होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी बढ़िया कंपनी ले लो, एलजी ले लो, सीमेंस ले लो, वो जो भी चीज, टीवी वो अच्छे से अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, एसी वो अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, पर एसी को चलाना जो है वो कंज्यूमर के हाथ में है, कंज्यूमर। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर के हाथ में है, ये चीज क्या हो गई, कंज्यूमर के हाथ में जो चीजें होती हैं वो क्या हो गई, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल चीजें हैं। तो लोड भी कंज्यूमर की साइड में ही आता है। तो लोड भी इसी तरीके से कि भाई अगर आपने फॉर एग्जांपल तुम डीसी जनरेटर मार्केट में खरीदा तुमने, तो डीसी जनरेटर जो है, डीसी जनरेटर आप क्या कर सकते हो, एज अ इंजीनियर होने के नाते आप अच्छे से अच्छा जनरेटर बना सकते हो, पर उस जनरेटर से तुम एक बल्ब जलाओगे या फिर 100 बल्ब जलाओगे, ये तो आपके हाथ में नहीं है। बात समझ में आ रही? तो ये क्या है, ये वेरिएबल है। तो इसीलिए याद रखना, जो लोड साइड की चीजें होती हैं, यानी कि कंज्यूमर साइड की चीजें, जितनी भी कंज्यूमर साइड की चीजें होती हैं, ये सब क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं। ठीक, वेरिएबल में कौन कौन आ गया, लोड या फिर कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर साइड की चीजें होती हैं या फिर लोड साइड की चीजें होती हैं, वो वेरिएबल होती हैं। और कांस्टेंट क्या हो गई, तो देखो जो भी चीजें डिजाइनिंग से रिलेटेड होती हैं, डिजाइनिंग से, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो कांस्टेंट में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम मार्केट से मोटर खरीद के ले आए हो, तो वो मोटर जो डिजाइन करी गई है, उसमें जितने भी टर्न्स हैं, जितनी भी उसके ऊपर मोटा लोहा लगाया है, जिस मटेरियल की यूज करी गई है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया है या फिर पैरामैग्नेटिक लिया है, डायामैग्नेटिक लिया है, जो भी मटेरियल है वो चीज फिक्स है। तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं जो कांस्टेंट, ये जो वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर, तो जो कांस्टेंट वर्ड है वो बेसिकली आपका डिजाइनिंग से रिलेटेड है मशीन की, जबकि जो वेरिएबल है वो कंज्यूमर या कह सकते हैं लोड साइड पे डिपेंड करता है। ठीक, तो इसीलिए जो कांस्टेंट लॉसेज हैं, कांस्टेंट लॉसेज यहाँ से डेफिनेशन जो एक्सपेंड होती है मशीन में, अगर हम लोग चले जाते हैं, ये जो मैंने बताया आपको कांस्टेंट और वेरिएबल, ये एक जनरलाइज टर्म है। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जाते हैं तो कांस्टेंट लॉसेज वो लॉसेज होते हैं जो डिजाइनिंग से जुड़े हुए होते हैं, डिजाइनिंग, यानी कि जो मशीन की डिजाइनिंग से जुड़े हुए होंगे वो सारी की सारी चीजें कांस्टेंट लॉसेस के अंदर आएंगी। जबकि कोई भी चीज अगर लोड या कंज्यूमर साइड से जुड़ी हुई है, हम लोड की बात करेंगे, कंज्यूमर को हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काउंट नहीं करते हैं, हमारे लिए लोड है, तो लोड डिमांड से जो चीजें जुड़ी हुई होंगी वो सारी की सारी चीजें वेरिएबल लॉसेस के अंदर आएंगी। यानी कि लोड चेंज होने पे जो चीजें चेंज, अगर लॉसेस चेंज हो रहे हैं तो वो चीजें आ जाएंगी आपके वेरिएबल लॉसेस के अंदर। और जिनके ऊपर, इसको मैं यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूँ, तो लॉसेस हमने देखे, लॉसेस जनरलाइज्ड हमने करा, तो एक देखे कांस्टेंट लॉसेस और एक देखे हमने वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, वेरिएबल, तो वेरिएबल लॉसेस वो होंगे जो क्या होंगे, ऐसे लॉसेस, लॉसेस जो कि वेरी कर जाएंगे, वेरी यानी कि चेंज हो जाएंगे विद लोड, यानी कि लोड के साथ जो चीज चेंज हो जाए, जो लॉसेस, वो कौन से होंगे, वेरिएबल लॉसेस होंगे। और ऐसे लॉसेस, लॉसेस दैट रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो कांस्टेंट रहेंगे इरेस्पेक्ट विद लोड, यानी कि लोड के साथ कांस्टेंट रहेंगे विद लोड, यानी लोड से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, या कह सकते हैं सॉरी विद नहीं आएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड, इरेस्पेक्टिव मतलब लोड का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, यानी कि ऐसे लॉसेस जो कांस्टेंट रहेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड, यानी कि जिनका लोड के ऊपर, लोड के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लॉसेस जो होंगे वो होंगे कांस्टेंट लॉसेस, और ऐसे लॉसेस जो कि लोड के साथ वेरी कर जाएंगे वो हो जाएंगे आपके वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही होगी, अब आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा होगा कि किस तरीके के लॉसेस कौन से हो सकते हैं। अभी हम लोग इसके अंदर और जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको एक्सपीरियंस करना चाहें, तो अगर तुम मार्केट से एक मोटर जो खरीद के लाए हो, अगेन सेम, ठीक है, वो मोटर, उस पे तुमने कोई भी तरीके का लोड नहीं डाला है, फॉर एग्जांपल मिक्सी मार्केट से खरीद के लाया, उसे खाली चला रहे हो, उसके अंदर किसी भी तरीके की तुमने मेटल पिसने के लिए नहीं रखा है, कोई भी आटा नहीं डाला है चक्की के अंदर, उस समय जो जितना वो पावर खींचेगी वो सारे के सारे कांस्टेंट लॉसेस में आ जाएगा। जब तुमने उसके अंदर मटेरियल डाल दिया पिसने के लिए, ठीक है, तो वो जो लॉस, जब वो उतनी जो पावर, एक्स्ट्रा पावर जो खींचेगी उस पीसने के लिए उस आटे को, वो जो उनके कारण जो लॉसेस होंगे वो हो जाएंगे तुम्हारे वेरिएबल लॉसेस। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ठीक, तो मैंने क्या बताया, अगर हम जनरेटर की बात करें, जनरेटर की बात कर लें, जनरेटर, तो जनरेटर के अंदर बात करें तो अगर आपने कोई लोड नहीं लगाया है, नो लोड मतलब कोई भी बल्ब नहीं करा है, ओपन सर्किट रखा हुआ है, ओपन सर्किट, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करा है, ऐसे समय में जो पावर कंज्यूम होगी, जो पावर कंज्यूम होगी, ठीक है, वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, कांस्टेंट लॉसेस में, कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, और अगर आपने क्या करा, जनरेटर लिया और उसके ऊपर आपने एक लोड लगा दिया, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, एक करंट आई फ्लो करा, इसकी वजह से जो लॉसेस होंगे, इस करंट की वजह से, इसकी वजह से जो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस।
ठीक है, बात समझ में आ रही? क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लोड क्या है, करंट ही तो लोड है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको अभी तक ये बताया कि लॉसेस कितने तरीके के होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। फिर हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो जो लॉसेस होते हैं वो उनका क्या मतलब होता है कांस्टेंट और वेरिएबल लॉसेस का। ठीक, तो अब जरा एग्जाम्पल पे चलते हैं, कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले एक मैंने एग्जाम्पल तुम्हें दे दिया है, तो अगर बात की जाए कांस्टेंट लॉसेस की, कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है, तो वो हो जाते हैं, सबसे पहला लॉसेस का नाम आता है उसमें कोर लॉस, कोर लॉसेस। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आता है आपका विंडेज लॉसेस, विंडेज लॉसेस। ठीक, तीसरा आता है इसमें आपका फ्रिक्शनल लॉसेस, फ्रिक्शनल लॉसेस। एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर बात कर ली जाए यहाँ पे कोर लॉसेस की, तो कोर का मतलब क्या हुआ भाई, आपने क्या करा था, इस तरीके की डीसी मशीन ली थी, तो डीसी मशीन में आपने क्या करा था, वाइंडिंग करी थी। ये वाइंडिंग आपने जिस मटेरियल पे की थी, ठीक है, तो ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुमने कोई मटेरियल पर्टिकुलर यूज किया था, मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल था, ये सब कौन सा था, मैग्नेटिक मटेरियल थे। तो इन मटेरियल के यूज करने, इन मटेरियल के अंदर जो लॉसेस होंगे, यानी कि उसकी कोर के अंदर जो लॉसेस होंगे, वो सारे के सारे आ जाएंगे आपके कोर लॉसेस। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफार्मर की बात कर ली जाए, ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में तुमने वाइंडिंग करी होती है इस तरीके से, तो भाई ये जो कोर बनाई है तुमने फेरोमैग्नेटिक या सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील की, इस कोर के अंदर जो लॉसेस होंगे, जो मैग्नेटाइजेशन के टाइम पे जो लॉसेस होंगे, ये कोर के अंदर के जितने भी लॉसेस होंगे वो सारे सारे कोर लॉसेस में काउंट होंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यानी कि अगर कोई भी आप मशीन लेते हो, उसकी जो कोर तुमने यूज करी है, मतलब जो मटेरियल यूज करा है, ये हम इसको कह सकते हैं कोर की जगह मटेरियल लॉसेस भी कह सकते हो। मटेरियल आपने जो यूज करा है उस कोर को बनाने के लिए, फेरोमैग्नेटिक हो गया या जो भी है, इस तरीके के जितने भी लॉसेस होते हैं वो कांस्टेंट लॉसेस के अंदर आते हैं, कोर लॉस कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात? तो अब भाई ये जो लॉसेस होते हैं इनको हम लोग अभी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, हिस्टैरिसीस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, ये सब हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो ये हो गए पहले कोर लॉसेस क्या होते हैं। नाउ बात करें विंडेज लॉसेस की। ठीक, तो विंडेज लॉसेस क्या होते हैं कि भाई ये होते हैं आपके रोटेटिंग मशीन। फॉर एग्जांपल विंडेज का मतलब क्या हुआ, अगर मान लेते हैं एक रोटर है जो अभी रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही तुम इसे चलाने की कोशिश करोगे, रोटेट कराओगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स होते हैं आसपास। ठीक, ये होगा एयर पार्टिकल्स। जब ये घूमेगा तो ये क्या करेगा, एयर पार्टिकल्स को रेजिस्ट करेगा, एयर पार्टिकल से टकराएगा। तो ऐसे समय में ये जितने भी, जब घूमते समय जो इसको एयर पार्टिकल्स को क्योंकि अपोज करना पड़ रहा है एयर को, तो ये जो लॉसेस होते हैं ये आते हैं तुम्हारे विंडेज। विंड होती है ना, विंड हवा, उसी तरीके से वहीं से नाम आया है विंडेज लॉसेस। तो कोई भी रोटेशनल मशीन जब वो चलती है तो उसमें क्या होता है, जब आप रोटेट कराओगे उसको मशीन को, तो वो एयर के पार्टिकल्स को क्या करेगी, अपोज करेगी रोटेट होते समय। उसके कारण जो उसे अपोजिशन महसूस करना पड़ता है वो आता है विंडेज लॉसेस में। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? ठीक, इनको ड्रैग लॉसेस भी कहते हैं। आपने देखा होगा बाइक चलाते हो, जब आप बाइक चलाते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, हवा को अपोज करना पड़ता है, तुम्हारे हेलमेट पे लगातार हवा टकरा रही होती है, वो भी तुम्हारे विंडेज लॉसेस का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, नाउ बात कर लें फ्रिक्शनल लॉसेस। ये सबको पता होगा भाई, अगर आप जानते हो सब चीजें, किसी ना किसी, जैसे शाफ्ट है, ये आपकी शाफ्ट है और ये शाफ्ट किसी बॉल बियरिंग पे रखी होती है। बॉल बियरिंग आपके बारे में पता होगा, मैकेनिकल वाले जानते हैं कि बॉल बियरिंग क्या होते हैं, कि ये रोटेट भी हो जाएगी और सपोर्ट भी करती है। तो बॉल बियरिंग्स हो गए या किसी भी चीज से अटैच है, तो जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो वो जिस सरफेस के ऊपर रोटेट करती है वहां पे फ्रिक्शन होता है, तो वो जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल तुम्हारा टायर चल रहा है, तो टायर जब रोड पे चल रहा है तो वहां पे फ्रिक्शनल लॉसेस हो रहे होंगे 100%। ठीक, फ्रिक्शन सपोर्ट भी कर रहा है पर लॉसेस भी हो रहे हैं। तुमने देखा होगा टायर तुम्हारा गर्म पड़ जाता है, हीटिंग हो जाती है टायर की, तो वो क्या होता है, फ्रिक्शनल लॉसेस। या तुमने देखा होगा साइकिल में जब तुम ब्रेक लगाते हो तो उतना हिस्सा गर्म हो जाता है, रीजन क्या है, आप फ्रिक्शनल लॉसेस में पावर हीटिंग में कन्वर्ट होके निकल जाती है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे ये चीज हो गई। ठीक, ओके। तो ये सारे अलग अलग तरीके के लॉसेस होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस। अच्छा, ये सारे कांस्टेंट लॉसेस की कैटेगरी में क्यों आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, अगर तुमने, अब इन तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। अगर आपने मटेरियल यूज करा है, अब अगर तुम्हारा कोई मशीन है जिसका मटेरियल तुमने फेरोमैग्नेटिक का लिया है, उसके अंदर जो भी लॉसेस हो रहे होंगे वो कंटिन्यूअसली होते रहेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि उस मोटर से तुम चाहे कुछ भी चलाओ या कोई भी चीज नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपने चक्की, अगेन ले लेते हैं सेम, तुमने अगर चक्की ली है जिसके अंदर आटा नहीं डाला है या डाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर, क्योंकि जो तुमने कोर का मटेरियल यूज करा है, ये जो कोर यूज करी है ये क्या है, ये तो फेरोमैग्नेटिक की, तो इसमें हर बार उतने लॉसेस होंगे। समझ में आ रही बात? ये ऐसी ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के
सेकेंडरी पे लोड कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर ऑपरेट होगा तो वहां पे लॉसेस जरूर होंगे, ठीक है, ऑन होगा अगर सप्लाई ऑन होगी। इसी तरीके से विंडेज लॉसेस, भाई अगर तुम्हारी मोटर चल रही है, ठीक है, मोटर का पहिया रोटर जो है वो घूम रहा है तो वो हवा को काटेगा, भले ही उस पर लोड लगा हो या ना लगा हो, वो हवा को तो काटेगा ही, ठीक। तो ये हो गया विंडेज लॉसेस। इसी तरीके से फ्रिक्शनल लॉसेस आ जाते हैं। तो फ्रिक्शनल लॉसेस भी, भाई जब तुम्हारी किसी बॉडी को रब करोगे किसी के ऊपर तो 100% फ्रिक्शनल लॉसेस पिक्चर में रहेंगे, फ्रिक्शनल लॉसेस हमेशा रहेंगे। हो सकता है लिमिटिंग और डायनेमिक फ्रिक्शन में कन्वर्जन हो, दो पार्ट बन जाते हैं कि भाई रुकी हुई है तब चला रहे हो तो लिमिटिंग थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन होगा और कंटिन्यूस चल रही थोड़ा कम फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन कांस्टेंट रहेगा। इससे मतलब नहीं है कि उस पर लोड कितना लगा हुआ है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल लॉसेस हमेशा रहेंगे, ठीक, चाहे तुम जनरेटर से एक बल्ब जला रहे हो चाहे 10 बल्ब। विंडेज हमेशा रोटर को कट करेगा और फ्रिक्शन भी हमेशा रहेगा और कोर भी। ये तीनों चीजें लोड पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो यहां से इसलिए तो ये जो कांस्टेंट वर्ड है बेसिकली कांस्टेंट लॉसेस, ये इसलिए क्या गया कि लोड पे इंडिपेंडेंट है, लोड इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो लोड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है इसीलिए ये कांस्टेंट लॉसेस हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे वेरिएबल लॉसेस की। वेरिएबल लॉसेस, तो भैया वेरिएबल लॉसेस जो है वो आपके इकलौता ऐसा लॉस है जो वेरिएबल होता है और उसको हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं, वो होते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेस, ठीक है। आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं ये, ठीक। और इसको हम लोग एक नाम और भी देते हैं, इनको हम लोग ओमिक लॉसेस भी कहते हैं, ओमिक लॉसेस, क्योंकि ये क्या होता है, ये कंडक्टर के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है, देखो बात को समझो, इसके अंदर हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है इसलिए लॉसेस हो रहे हैं, नहीं नहीं, ध्यान से समझो। आपके पास अगेन सेम दोनों एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे। आपके पास एक मशीन है जिसमें आपने वाइंडिंग की हुई है, तो तुमने यहाँ पे वाइंडिंग करी, यहाँ वाइंडिंग करी और यहाँ वाइंडिंग करी, ये हो गया स्टेटर, ये स्टेटर होते हैं, और ये हो गया आपका रोटर। तो दोनों पे तुमने वाइंडिंग की होगी डीसी मशीन में, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग। तो वाइंडिंग के अंदर आप बहुत अच्छा कंडक्टर यूज करते हो, पर कितना भी अच्छा कंडक्टर यूज करो, कॉपर का कोई भी अच्छा से अच्छा कंडक्टर लो, उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, 0.01 ही ले लो, इतना कम रेजिस्टेंस। पर जब यहां से 10 एम्पीयर करंट जाएगा तो आई स्क्वायर आर 0.01 यानी कि 1 ओम हो गया, एक वाट का लॉस हो गया, यहाँ पे आई स्क्वायर आर वाट में आ जाता है। तो आई स्क्वायर आर, ठीक। तो ये जो लॉस होते हैं यानी कि जो कंडक्टर तुम यूज करते हो उसके अंदर जो लॉसेज हो जाते हैं, जो कंडक्टर हीट अप हो जाता है उसके रेजिस्टेंस के कारण, ये लॉसेज होते हैं वेरिएबल लॉसेज। क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आई स्क्वायर पे। और आई क्या होता है, आई होता है लोड, ये तो तुम जानते हो, आई होता है लोड, ठीक। तो यानी कि वेरिएबल लॉसेस क्या होते हैं, लोड के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल करते हैं इनटू आर रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम इसे लोड स्क्वायर आर लॉसेस भी कह सकते हैं। तो जो वेरिएबल लॉसेस होते हैं वो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लोड के स्क्वायर टाइम्स के। सोचो जरा सा लोड है उसका स्क्वायर टाइम्स जाके लॉस होगा, तो ये इसीलिए इसीलिए इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल लॉसेस कहते हैं। क्योंकि देखो लोड क्या है, लोड तो वेरिएबल है भाई। आज हो सकता है हम लोग एक ही बल्ब जलाएं, कल हो सकता है हमारे घर में पार्टी हो तो हम 10 बल्ब जला लें। तो इसीलिए लोड यानी कि करंट की जो डिमांड है वो क्या है, लोड जो है वो हर बार वेरिएबल है, तो इसीलिए लोड के हिसाब से लॉसेस चेंज होते हैं। तो अगर कहीं पे एक बल्ब जलाया है आपने, 1 बल्ब, और मान लेते हैं उसमें 10 एम्पीयर, एग्जांपल ले लेता हूं, 10 बल्ब चलो जलाते हैं, 10 बल्ब जलाए, 10 एम्पीयर करंट गया, तो ये लॉसेस कितने होंगे, आई स्क्वायर आर यानी कि 100 का होल स्क्वायर इंटू 0.01। कंडक्टर बहुत अच्छा यूज करा है मशीन में आपने, तो ये हो गए तुम्हारे 1 वॉट के लॉस हो गए, ये हो गया ओमिक लॉस। वहीं पे आपने अगले दिन 100 बल्ब जलाए, 100 बल्ब, तो भाई अब क्या होगा, 100 का होल स्क्वायर इंटू 0.01। समझ में आ रही बात ये। तो 100 इंटू 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो गया, यानी कि 100 वॉट के लॉसेस तुम्हारे लगभग लगभग निकल के आएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ गई होगी बात। तो देखो ये क्या होगा, यानी कि ये देखो चेंज हो गया ना। तो जैसे जैसे तुम क्वांटिटीज को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, तुम्हारा जो लॉसेस हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं। तो जैसे लोड जो बढ़ा दिया, यानी कि आपने 100 बल्ब जलाया यानी कि 100 एम्पीयर करंट ले लिया, तो देखो एम्पीयर करंट के चेंज होने से लॉसेस बदल जा रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए इन्हें वेरिएबल लॉसेस कहा जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है। अच्छा अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो ये लॉसेस नहीं होंगे, यानी कि अगर तुम ऐसा सुपर कंडक्टर ले लो, सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो या तो तुम सुपर कंडक्टर ले लो या कोई भी ऐसा वायर यूज करो जिसका रेजिस्टेंस ना हो, तो इन दैट केस वेरिएबल लॉसेस नहीं होंगे। तो क्योंकि रेजिस्टेंस एक बड़ा कारण है इन लॉसेस का, तो इसीलिए इसे ओमिक लॉसेस के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो ओमिक लॉसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप सुपर कंडक्टर ले लोगे उसमें कितना भी लोड लो, चाहे 1 एम्पीयर करंट लो चाहे 1000 एम्पीयर करंट लो, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो है तो ये लॉसेस नहीं होंगे। इसीलिए रेजिस्टेंस का भी एक सिग्निफिकेंट रोल है वेरिएबल लॉसेस में। लेकिन जो वेरिएबल क्वांटिटी यानी कि जो वर्ड वेरिएबल है वो रेजिस्टेंस से मतलब नहीं रखता है। बात को समझो इस बात को भी, ठीक है। इसको मैं क्या कह रहा हूं कि भाई हमने कहा जो वेरिएबल लॉसेस हैं, वेरिएबल लॉसेस बहुत ध्यान से समझना, बड़ा डीप हम लोग बात कर रहे हैं।
वो है आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है भाई, रेजिस्टेंस तो फिक्स होता है किसी भी वायर का, कंडक्टर का, ठीक है। ये जो है ये क्या है, वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल वर्ड आया, वेरिएबल लॉसेज, जो वेरिएबल लॉसेज कहा जाता है उसमें वेरिएबल क्या होता है, करंट वेरिएबल होता है, ठीक है। लेकिन जो वर्ड ओमिक लॉसेज भी इन्हें कहते हैं, ओमिक लॉसेज। तो ये जो ओमिक वर्ड आया ये किसके लिए आया, ये इस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक, बात समझ में आ गई। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तब भी ये लॉसेज नहीं होंगे, क्लियर हो गया। इसलिए इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस भी, इसलिए इनको ये दो नाम दिए गए हैं, ओमिक लॉसेज और वेरिएबल लॉसेज और लोड डिपेंडेंट लॉसेज। अच्छा, एक और नाम इनको दिया जाता है, वो नाम होता है कॉपर लॉसेज, स्यू लॉसेस करके लिखा होता है, ट्रांसफार्मर में बड़ा फेमस है कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस अगेन मैंने तुम्हें बताया कि जो वेरिएबल लॉसेस होते हैं वो क्यों होते हैं, कि जो आप कंडक्टर यूज करते हो, कंडक्टर जो आप कंडक्टर यूज करते हो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बहुत कम ही होता है, 0.01 0.001 कुछ भी ले सकते हो, बहुत कम होता है। पर उतने कम रेजिस्टेंस के कारण भी जो लॉसेस होते हैं उसके कारण उसको ही हम लोग वेरिएबल लॉसेस कहते हैं। तो कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के वो लॉसेस, तो कंडक्टर जनरली किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, तो इसीलिए इन्हें कॉपर लॉसेस भी कहा जाता है। तो नाम क्यों रखे गए इसका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लॉसेस को हम लोग एक पर्टिकुलर नाम से जब बुलाते हैं उसके पीछे रीजन क्या है उसका, ठीक है। तो ये हो गया कॉपर लॉसेस। तो ये जो वर्ड कॉपर लॉसेस है इसमें जो कॉपर है ये यूज करा जाता है कंडक्टर को सिग्निफाई करने के लिए, क्योंकि ये लॉसेस कंडक्टर के कारण हो रहे हैं, कंडक्टर के इंटरनल रेजिस्टेंस कारण हो रहे हैं, इसीलिए इनको कॉपर लॉसेस के नाम से भी या कंडक्टर लॉसेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। अभी तक हमने लॉसेस समझ लिए, अब हम बात करेंगे, यहां से हम डिफरेंशिएट करते हैं दो तरीके की मशीन्स को। तो अगर इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करी जाए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक, आपने एक मेरा लेक्चर देखा होगा, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ और डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और वाइवा में बहुत पूछा जाता है। खैर अभी हमारा टॉपिक है, तो स्टैटिक मशीन्स में कौन हो गई, तो स्टैटिक आ गई आपकी ट्रांसफॉर्मर। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है भैया, खड़ा हुआ है। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा उसके अंदर कुछ भी चीज घूमने वाली नहीं होती, ठीक है। जबकि डायनेमिक की बात कर लें तो इसके अंदर आपकी डीसी मशीन्स आ गई, ठीक है, डीसी मोटर जनरेटर, एसी जनरेटर मोटर आ गए, इंडक्शन मोटर आ गई, सिंक्रोनस मोटर आ गई, जनरेटर आ गए, अल्टरनेटर आ गए, ये सब चीजें, जितनी भी चीजें जिसमें घूमने वाला कुछ भी है। तो डायनेमिक मशीन्स का मतलब हो गया ऐसी कोई भी मशीन जिसके अंदर कुछ ना कुछ घूम रहा है। अगर उनके अंदर कुछ ना कुछ घूम रहा है, रोटेटिंग पार्ट है उनके अंदर, यानी डायनेमिक का यहाँ पे क्या मतलब है, रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट्स होने चाहिए। अगर रोटेटिंग पार्ट्स हैं तो वो तुम्हारी जो मशीन्स होंगी वो डायनेमिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आ जाएंगी, ठीक है। और जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या, स्टैटिक का मतलब नो रोटेटिंग पार्ट, यानी कोई भी पार्ट रोटेट करता हुआ नहीं है, नो रोटेटिंग पार्ट। अगर कोई भी पार्ट रोटेट करता हुआ नहीं है तो वो सारी की सारी स्टैटिक मशीन्स के अंदर आएंगी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे याद रखना, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात नहीं हो रही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात हो रही, ठीक। तो ऐसी कोई भी मशीन जिसके अंदर आपका कोई भी पार्ट रोटेट नहीं हो रहा है, सब कुछ रुका हुआ है, वो सारी की सारी ट्रांसफॉर्म मतलब वो आ जाएंगी नॉन रोटेटिंग, ठीक है, स्टैटिक डिवाइसेस में। जबकि ऐसे कोई भी मशीन जिसके अंदर रोटेटिंग पार्ट्स है वो आ जाएंगी डायनेमिक में। तो स्टैटिक कौन सा हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, और रोटेटिंग ये सब हो गई। नाउ अगर बात कर ली जाए यहाँ पे लॉसेस की, तो लॉसेस जो थे अभी हमने देखा था, लॉसेस उनको जरा हमने देखा, एक अगर मशीन के इनके बेसिस पे बात करी जाए तो स्टैटिक मशीन्स की बात करी जाए, स्टैटिक मशीन्स, तो उसके अंदर दो तरीके के लॉसेस होंगे, ठीक। कौन कौन से होंगे, एक होगा नो लोड लॉसेस, सॉरी कांस्टेंट लॉसेस, और एक होंगे वेरिएबल लॉसेस। अब वेरिएबल लॉसेस, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, ये नाम आ ही गया तो इसको ही बता दे रहा हूँ, ये मैं ऊपर मिस कर गया था। वेरिएबल बताया मैंने आपको, कांस्टेंट लॉसेस बता दिया। कांस्टेंट लॉसेस को एक नाम और होता है, नो लोड लॉसेस भी कहते हैं इसे, नो लोड लॉसेस। देखो मैं लिख दे रहा हूँ अलग पेन से, नो एक मिनट वेट, नो लोड लॉसेस, नो लोड लॉसेस। रीजन क्या है, अगेन सेम बताया मैंने तुम्हें कि लोड लगा हो या ना लगा हो ये फिक्स रहेंगे, इसीलिए नो लोड भी कहते हैं। मतलब लोड जब नहीं लगा होता है तब भी ये लॉसेस हो रहे होते हैं। मैंने बताया तुम्हें, इसके लिए ओपन सर्किट टेस्ट भी करा जाता है मशीन्स के अंदर। तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, ओपन सर्किट करने से क्या हुआ कि तुमने लोड को हटा दिया। जैसे डीसी जनरेटर पे कोई लोड नहीं लगाया, ओपन सर्किट का मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कोई भी लोड नहीं है। तो ओपन सर्किट का अल्टीमेट एम ही होता है करंट को जीरो करना, क्योंकि करंट ही हमारा इलेक्ट्रिकल लोड की तरह वर्क करता है। तो नो लोड लॉसेस, तो अगर ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं है
तब भी उसके अंदर सोचो कुछ एनर्जी लॉस में जा रही है, ये हो जाते हैं नो लोड लॉसेस। इसीलिए इससे जो कांस्टेंट लॉसेस थे इनका एक नाम और पड़ा नो लोड लॉसेस। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर तुमने मिक्सी ऑन करी और मिक्सी के अंदर कुछ पिसने को नहीं डाला जार में, फिर भी तुम देखना वो कुछ ना कुछ करंट खा रही होगी, और वो जो करंट खा रही होगी वो करंट होगा नो लोड लॉसेस। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो क्योंकि बिना लोड लगाए भी लॉसेस हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम नो लोड लॉसेस भी है। नाउ वापस आते हैं अपने काम पे, यानी कि जो हम लोग जहाँ पे थे। तो कांस्टेंट लॉसेस, कांस्टेंट में हमने 3 तरीके के लॉसेस पढ़े। ठीक है, कांस्टेंट में कौन कौन से लॉसेस पढ़े? एक थे हमारे पास कोर लॉस, जो कि मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, एक है तुम्हारे पास विंडेज लॉस, जो कि विंड पे डिपेंड कर रहा था, एयर पे, और एक था फ्रिक्शनल लॉसेस। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉसेस। ठीक है, ये 3 तरीके के लॉसेस पढ़े। और वेरिएबल लॉसेस में एक ही होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस, कॉपर लॉस, ओमिक लॉस, कुछ भी कह सकते हो इन्हें। ना अगर बात करें, इसको ध्यान से देखो, तो कोर लॉस स्टैटिक मशीन, यानी कि स्टैटिक मशीन का एग्जांपल क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? इस तरीके की कोर दिखेगी तुम्हें ट्रांसफार्मर में। तो ये जो कोर है, ठीक है, इसके अंदर जो लॉसेस होंगे, मटेरियल यूज करा होगा कुछ ना कुछ तुमने। इसके अंदर तुमने यूज करते हो कौन सा? इसके अंदर आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी कोर के अंदर कुछ ना कुछ हार्डवेयर मेटल यूज करा है। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मेटल होता है, इसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं कोर लॉसेस ट्रांसफार्मर। तो कोर लॉस होंगे, यस कोर लॉस होंगे, यानी कि टिक लगा देते हैं। विंडेज लॉसेस, तो भैया देखो ट्रांसफार्मर में कुछ भी घूम नहीं रहा है, तो विंडेज लॉसेस कैंसिल कर दो। फ्रिक्शनल लॉसेस, कुछ घूम ही नहीं रहा है अभी तो का, तो फ्रिक्शनल लॉसेस भी जीरो हो गए। तो ये दोनों लॉसेस ट्रांसफार्मर में नहीं होते हैं, यानी कि स्टैटिक मशीन क्योंकि वो है, इसीलिए इसके अंदर किसी भी तरीके का आपका विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होते हैं। केवल और केवल कोर लॉस होते हैं। कोर लॉस के होते हैं? मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल के इस्तेमाल से। समझ में आ रही बात ये? वेरिएबल लॉसेस, हाँ भाई वेरिएबल लॉसेस तो होंगे, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉसेस तो कंडक्टर यूज कर रहे हो, तो हाँ भाई जब भी आप कंडक्टर यूज करोगे तो वहां पे वेरिएबल लॉसेस तो जरूर होंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं डायनेमिक मशीन्स की। डायनेमिक डायनेमिक मशीन्स की, डायनेमिक मशीन्स की कैटेगरी एग्जाम्पल दे चुका हूं तुम्हें, कौन कौन से? डीसी मोटर स्लैश जनरेटर, ठीक है, और एसी मोटर कोई भी हो स्लैश जनरेटर, ठीक है, कोई भी हो। इसके अंदर अगेन तो एक आपके होंगे कांस्टेंट लॉसेस और एक होंगे वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, कांस्टेंट में अगर बात कर लें तो कांस्टेंट 3 तरीके के, एक होंगे कोर के कारण, यानी कि जो भी तुमने मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रखा है, एक होगा विंड के कारण, विंडेज एयर के कारण, और एक होगा फ्रिक्शनल लॉसेस, और एक होंगे इसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस वेरिएबल में। ठीक है, तो अब देखो डायनेमिक मशीन, हाँ भाई इसके अंदर तो रोटेट हो रही, तो देखो डायनेमिक मशीन में आपने कोर यूज करते हो। कोर, कोर मतलब फेरोमैग्नेटिक की कोर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वाइंडिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, रोटर इस पे भी वाइंडिंग कर रहे हैं। तो देखो इसके अंदर तुमने मैग्नेटिक मटेरियल, इसका भी मटेरियल, इसका भी मटेरियल, तो मैंने तुम्हें बताया था मटेरियल कारण जो लॉसेस होते हैं वो हो जाते हैं कोर लॉसेस। तो हाँ भाई ये होंगे। विंडेज, हाँ भाई आर्मेचर का ये जो रोटर है, रोटर घूमेगा, जब घूमेगा तो विंड से रेजिस्ट करेगी, तो विंडेज भी होंगे। फ्रिक्शन, हाँ भाई ये जो शाफ्ट है ये किसी ना किसी चीज पर रख के घुमाई जाएगी, बॉल बियरिंग्स हो गए या कोई भी चीज, तो भाई फ्रिक्शन होगा, तो ठीक है ये भी होगा। आई स्क्वायर आर, हाँ भाई क्योंकि आपने कंडक्टर यूज कर रहे हो, तो कंडक्टर अगर यूज कर रहे हो तो आई स्क्वायर आर लॉसेस तो होंगे ही होंगे। तो देखो इसके अंदर सारे लॉसेस होते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो अगर बात की जाए रोटेटिंग मशीन्स की, रोटेटिंग मशीन से हमने जो चीज निकाली, तो अगर आपके पास जो मशीन है, इसको मैं इस तरीके से बना ले रहा हूं, अगर यहाँ पे आपकी जो मशीन है वो क्या है? रोटेटिंग मशीन है, रोटेटिंग मशीन है, रोटेटिंग मशीन कह लो, या फिर और डायनेमिक मशीन है, डायनेमिक डायनेमिक मशीन है। अगर डायनेमिक मशीन यूज कर रहे हो, ठीक, तो जो तुमने पावर इनपुट दी यहाँ से हम क्या करेंगे? पी इनपुट देंगे, ठीक, और आउटपुट में तुम्हें क्या मिलेगी? आउटपुट में तुम्हें मिलेगी पी आउटपुट, ठीक। और ये इनके बीच में कुछ जो पावर होगी वो कहाँ चली जाएगी? कुछ पावर हो जाएगी पी लॉसेज में। ये मैंने शुरुआत में बताया था, इस तरीके का होगा। तो अब यहाँ जो पी लॉसेज होगा ये कितना होगा? तो पी लॉसेज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ये कैसे कर सकते हैं? तो देखो इसको समझ लो, तो पी इनपुट यानी कि जो इनपुट दे रहा हूँ मैं वो इक्वल टू हो जाएगा पी लॉसेज प्लस पी आउटपुट। यही तो हुआ। देखो यहाँ पे देखो, जितना इनपुट दे रहे हो वो इसके प्लस इसके बराबर होगा, ठीक। तो पी इनपुट इक्वल टू पी लॉसेज प्लस पी आउटपुट। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो पी लॉसेज में क्या क्या आ जाएगा आपका? पी आउटपुट लिख लेते हैं पहले, प्लस अब लॉसेज लिख लो, तो रोटेशनल लॉसेज, रोटेशनल लॉसेज, ठीक है। रोटेशनल लॉसेज कौन कौन से? एक हो गया विंडेज प्लस फ्रिक्शनल, ठीक है,
प्लस फ्रिक्शनल, ये दो लॉसेज आ गए, ठीक है। प्लस एक आपका कौन सा आया, एक आ गया आपका कोर लॉसेज, कोर लॉस प्लस आई स्क्वायर आर लॉस। बात समझ में आ रही? तो अगर इसको हम, एक तुम्हारा आउटपुट हो गया, एक हो गया रोटेशनल लॉसेज, इसमें दोनों आ गए। ध्यान रखना ये रोटेशनल लॉसेज को मैंने कैटेगरी बना दी है, ठीक है, जिसमें विंडेज और फ्रिक्शन, क्योंकि जब कोई चीज रोटेट करेगी तभी उस पर फ्रिक्शन होगा, तभी उस पर विंडेज होगा, तो इसीलिए मैं इसको फ्रिक्शनल, इन दोनों को कंबाइंड करके रोटेशनल लॉसेज की तरह लिख दिया है। तो रोटेशनल लॉसेज प्लस कोर लॉसेज प्लस आई स्क्वायर आर लॉसेज, ठीक, ये तीन कैटेगरी हो गई, और एक हो गया आउटपुट, यानी कि ये तुम्हारा डिजायर्ड है, ठीक। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पे स्टैटिक डिवाइस की, तो स्टैटिक डिवाइस ये हो गई स्टैटिक डिवाइस भैया, स्टैटिक डिवाइस। अब ये कौन सी हो सकती है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ट्रांसफॉर्मर, जिसमें कोई भी चीज़ घूम नहीं रही है, ठीक। सेम इक्वेशन क्या होगी भाई, ये इस तरीके से हमने क्या करा, इसके अंदर P इनपुट दिया, ठीक, और मुझे क्या मिला, P आउटपुट मिला, और कुछ जो है वो लॉसेज में चला गया, P लॉसेज, ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग इसकी इक्वेशन लिखें तो P इनपुट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो P इनपुट, ठीक है, वो कितना होगा, इक्वल टू P आउटपुट प्लस P लॉसेज, ठीक है, P इनपुट आउटपुट प्लस P लॉसेज, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो P आउटपुट तो सेम रहेगा जो भी आ रहा है हमारे पास, लॉसेज के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, तो एक आ जाएगा भाई कोर लॉस, ठीक है, प्लस आई स्क्वायर आर लॉस, यही तो दो होंगे, रोटेशन लॉसेस होंगे नहीं, तो कौन कौन से दो लॉसेस हुए, तो एक हो गया कोर लॉस और एक हो गया आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक। तो ये चीज आप देख सकते हो, दोनों में डिफरेंस है, कि अगर आप इसकी बात करेंगे यानी कि P इनपुट, अगर P इनपुट की बात कर लें, और कौन सी मशीन, डायनेमिक की, डायनेमिक, ठीक, तो उनका ये वाला सिस्टम पूरा रहेगा। जबकि अगर बात कर ली जाए स्टैटिक की, तो उनके केस में क्या रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ स्टैटिक, तो वहाँ पे जो P इनपुट की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली। नाउ अब आपको इनपुट पता चल गया है कि कितने तरीके की इनपुट पावर जो है वो कैसे कैसे कन्वर्ट हो रही दोनों में। नाउ अगर एफिशिएंसी की बात कर ली जाए, एफिशिएंसी, तो भैया एफिशिएंसी जो होती है हम लोग अपनी भी कैलकुलेट करते हैं, हर मशीन की एफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एफिशिएंसी अगेन वही, कितना मिला तुमने, जो दिया उसका आउटपुट तुम्हें क्या मिला, तो ये चीज़ जो होती है ये होती है एफिशिएंसी के अंडर में आती है। तो एफिशिएंसी का अगर सिंपल सा फॉर्मूला बात करी जाए, यूनिवर्सल फॉर्मूला जो है वो होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट, यानी कि तुम्हें मिला कितना, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कितना मिला और कितना इनपुट दिया, यानी कि तुमने दिया कितना और तुम्हें मिला कितना। समझ में आ रहा है बात ये? तो ये जो कितना मिला और कितना तुमने दिया, ठीक, तो ये चीज जो होती है ये होती है एफिशिएंसी। नाउ अगर हम बात करें जाए एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी और लॉसेस के बीच में क्या रिलेशन है वो मैं अभी आपके सामने सेटअप करने जा रहा हूं यहीं पे। तो हम बात करने वाले हैं एफिशिएंसी और लॉसेस के संबंध की, उनका क्या रिलेशन है, इसके ऊपर हम लोग इसमें इस लास्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो देखो आपने क्या करा, अगर हम बात करी जाए एफिशिएंसी की, ठीक, तो एफिशिएंसी इक्वल टू कितना होता है, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। इसको मैं और भी तोड़ सकता हूं, हाँ भाई, तो पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आउटपुट प्लस पी लॉसेस। भाई यही तो अभी सीखा था, ये क्या है, पी इनपुट को क्या लिख सकते हैं, पी आउटपुट प्लस पी लॉसेस, वही चीज मैंने यहां लिख दी है। क्लियर हो रहा है? तो पी आउटपुट अपॉन पी आउटपुट प्लस पी लॉसेस। नाउ अगर हम बात कर लें एफिशिएंसी रोटेटिंग मशीन्स की, तो एफिशिएंसी अगर रोटेटिंग मशीन्स की बात की जाए, रोटेटिंग मशीन्स की, तो इक्वल टू कितना होगा, पी आउटपुट अपॉन में पी आउटपुट प्लस, ठीक, प्लस रोटेशनल लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस प्लस कोर लॉसेस, ठीक है, प्लस आई स्क्वायर आर लॉसेस। ठीक है। नाउ अगर बात करें एफिशिएंसी ऑफ स्टैटिक मशीन की, यानी कि ट्रांसफॉर्मर कह लो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की दो कितनी हो जाएगी, पी आउटपुट अपॉन में पी आउटपुट प्लस कोर लॉसेस, कोर लॉसेस प्लस आई स्क्वायर आर लॉसेस। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो देखो अब क्या हो रहा है, यानी कि जो आपने जितनी भी यहाँ पे बात करी, तो देखो तुम्हारे सामने साफ साफ है इसके अंदर कितने लॉसेस हो रहे हैं, एक तो रोटेशनल लॉसेस, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, ठीक है, जबकि इसके अंदर लॉसेस कितने टर्म है, एक टर्म और दो टर्म। तो भैया इसके अंदर रोटेशनल लॉसेस नहीं है, तो ऑब्वियस सी चीज है, तो यानी कि 100% ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पहले तो एक बात समझ लो, अभी हम लोग इसको और मैं बताऊंगा, जो मेन बात बताने वाला हूं कि एफिशिएंसी जो होती है वो लॉसेस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितने ज्यादा लॉसेस होंगे उतनी कम एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो लॉसेस और एफिशिएंसी का अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, जो हम लोग सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, तो देखो अगर तुम लॉसेस जो एफिशिएंसी है वो एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लॉसेस के,
ठीक है, यानी कि नेगेटिव में है, यानी कि अगर लॉसेस बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। और ये होना भी चाहिए भाई। आप 100 रुपए दे रहे हो, पहुंच 80 रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर है जिसमें आप 100 रुपए दे रहे हो, पहुंच 60 रहे हैं, तो यानी 40 लूज हो गए, तो यानी कि एफिशिएंसी उसकी बेकार है। समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यानी कि एफिशिएंसी जो होती है लॉसेस के साथ अपोजिट होती है, यानी कि इनवर्स रिलेशन में होती है। यहां से ये चीज प्रूफ भी हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई किसकी एफिशिएंसी ज्यादा। क्या अगर एफिशिएंसी ऑफ रोटेटिंग की ज्यादा है, रोटेटिंग मशीन्स की, या फिर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये कोई भी बता सकता है जिसने मेरा अभी तक पूरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा कि भाई एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ज्यादा होगी। रीजन क्या है? क्योंकि रीजन, अगर हम बात करें रीजन की, तो भाई सबको पता है इसके अंदर क्या है, मोर लॉसेस। इसके अंदर जो रोटेशनल लॉसेस हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो ये जो रोटेशनल लॉसेस होते हैं रोटेटिंग मशीन्स के अंदर, ये तुम्हारी एफिशिएंसी को खा जाते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का रोटेटिंग नहीं है, कोई भी तरीके का रोटेशनल लॉसेस नहीं है, इसीलिए ये ट्रांसफार्मर तुम्हारा बचा रहता है और किसी भी तरीके के ये जो लॉसेस हो रहे हैं, रोटेटिंग लॉसेस, उनमें नहीं होते हैं, केवल कोर लॉस और कॉपर लॉस होता है। तो ऐसे केस में जो ट्रांसफार्मर होता है, इसीलिए इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बेस्ट होती है, बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू रोटेटिंग मशीन्स। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर मैं पूरे इस लेक्चर को कंक्लूड कर लूं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लॉसेस की, तो सबसे पहले हमने जाना कि लॉसेस का मतलब क्या होता है। आपने अगर इनपुट दिया और आउटपुट मिला लेकिन कुछ कम मिला, तो जितना कम मिला वही लॉसेस हो गया, यानी कि डिफरेंस बिटवीन इनपुट और आउटपुट। देन हमने ये चीज सीखी कि टाइप्स ऑफ लॉसेस, तो दो तरीके के कांस्टेंट और वेरिएबल लॉसेस सीखे। देन हमने सीखा कि भाई इलेक्ट्रिकल मशीन्स में क्या चीज कांस्टेंट और क्या चीज वेरिएबल, इनके नाम क्यों पड़े और कौन कौन से होते हैं। तो कोर लॉस में, कांस्टेंट लॉसेस में हमने सीखा कोर लॉस, विंडेज और फ्रिक्शन, जो कि मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, हवा पे मतलब एयर के ऊपर और फ्रिक्शन के ऊपर। वेरिएबल लॉस एक ही तरीके थे, आई स्क्वायर आर, इनके नाम क्यों पड़े, ये सब हमने सीखा। देन लास्ट में हमने दो तरीके की इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में सीखा, स्टैटिक और डायनेमिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स। देन हमने देखा कि भाई लॉसेज जो होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं स्टैटिक में और कितने तरीके हो सकते हैं डायनेमिक में। देन हमने इनकी एफिशिएंसी के बीच में फॉर्मूला निकाला, इनपुट और आउटपुट का फॉर्मूला, तो वो हमें मिल गया। देन लास्ट में हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला कि आउटपुट अपॉन इनपुट कितना मिला और कितना हमने दिया था। देन एफिशिएंसी और लॉसेस के बीच का हमने रिलेशनशिप सेटअप करा, तो ये पाया कि जो एफिशिएंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लॉसेस की, यानी कि इन्वर्स रिलेशन में होती है, एग्जैक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं। ठीक, और यहाँ पे हमने ये दोनों के फॉर्मूले निकाले, जितना सीखा था उसी से, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस मैंने इस्तेमाल नहीं करी, कुछ नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं करा, जो सीखा था बस उसी को पुट करा है। तो हमने देखा कि जो रोटेशनल लॉसेस, जो रोटेटिंग मशीन है, उनकी एफिशिएंसी जो थी उसमें 3 लॉस के टर्म आ रहे थे, जबकि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था उसके अंदर 2 लॉस के टर्म आ रहे थे। तो यहाँ से एक चीज प्रूफ हो गई कि भाई ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द रोटेटिंग मशीन। रीजन क्या है? रीजन है रोटेशनल लॉसेस एक्स्ट्रा होते हैं रोटेटिंग मशीन में। ट्रांसफार्मर क्योंकि स्टैटिक डिवाइस है तो वहाँ ये लॉसेस नहीं होते। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये बात जानेंगे कि लॉसेस जो होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर वो कैसे होते हैं और कितने तरीके के होते हैं, और हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस ये सब क्या होते हैं, इन सबको बड़े डिटेल में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।